हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भौगोलिक खोज। तो इसका जो पृष्ठभूमि है तो इसको हम कहेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का आपस में संपर्क था। ऐसे भौगोलिक खोज से पूर्व भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं जैसे भारत भारत पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता का व्यापार होता था, जो प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग था। रेशम मार्ग था जो चीन से प्रारंभ होता था। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था। मध्यकाल में विश्व के कई क्षेत्र अलग थलग पड़ा था, उनका अन्य क्षेत्रों से संपर्क नहीं था, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ भाग तथा कुछ अफ्रीका का क्षेत्र। नई खोजों में आने वाली बाधाएं जो उस समय थी, जो खोज न होने के जो कारण थे, उनमें विश्व के भौगोलिक स्थिति का पूर्णतः ज्ञान न होना। उस समय यह पता नहीं था कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। यूरोपीय लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटा है। बाइबल में लिखा गया है कि पृथ्वी चपटा है और ये इसका एक छोर है सीधे, अगर आप जाइएगा वहाँ समुद्र मार्ग से तो आप नीचे गिर जाइएगा। तो ऐसी कुरीतियाँ कुप्रथाएं भी थी तथा समुद्री यात्रा के लिए पर्याप्त साधन न थे तथा जहाज, दिशा सूचक यंत्र एवं दूरबीन इत्यादि नहीं था। इसके पश्चात समुद्री यात्रा कष्टदायक व हितदायक था। कष्टदायक का मतलब हुआ कि उसमें जाने का कष्ट था और हितदायक का मतलब हुआ कि डर, समुद्र में जाने का एक खौफ था। तो चलिए बात करते हैं 11वीं से 12वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि भौगोलिक खोज इसके पश्चात शुरू हो गई। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो इजराइल में है, जहाँ पे अभी भी युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध में जेरूसलम को लेकर धर्म युद्ध हुआ। उस समय भी ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच हो रहा था, अभी भी ईसाई और मुस्लिमों के बीच ही हो रहा है। तो ईसाई धर्म जो यूरोप में थी और मुस्लिम धर्म जो अरब में थी। जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया और इसी के साथ अरबों के बाद अरबों के नई शक्ति के रूप में उदय हुआ, जिसका नाम तुर्की साम्राज्य था। तुर्कों ने 1453 में, यह डेट आप याद रखिएगा, 1453 में कुस्तुबनिया पर आक्रमण कर दिया तथा कुस्तुबनिया को जीतकर यूरोपीय लोगों का एशिया के साथ व्यापार बंद हो गया। तुर्की कुस्तुबनिया से निकलने पर यूरोपीय लोगों से भारी कर वसूलने लगा तथा 1488 में बायोलोमियो डियास जो एक पुर्तगाली व्यापारी था, वो एक नई दिशा की खोज में निकला, परंतु वह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिम तक आकर वापस चला गया। इसको लगा कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, परंतु 1492 में फिर कोलंबस भारत की खोज हेतु निकला, लेकिन इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पुसी ने इसे एक महाद्वीप बताया तथा इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया। इसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। यह सरासर गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, अपितु उसने एक भारत आने के एक नए मार्ग की खोज की थी। 1498 वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। आप कभी भी याद रखिए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा अबुल मजीद भारतीय व्यापारी व पथ प्रदर्शक की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह
जो एक मालाबार तट था पर पहुंचा 17 मई 1498 को। परंतु जो कहीं कहीं हमें 5 मई 1498 देखने को मिला। इसके बाद कालीकट बंदरगाह पर जमेरीन नामक शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा भारत से वापस गया तो अपने साथ ले गए वस्तुओं से इसे यूरोप में 26 गुना मुनाफा हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की डिमांड थी और मसालों की आपूर्ति होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। परंतु ऐसा भी है कि तो चलिए बात करते हैं 1519 में मैगलेन ने जहाज में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। यह प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने जहाज में बैठकर 1519 में, सोचिए कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले वो जहाज में बैठकर चक्कर लगाया। मैगलेन ने बताया कि विश्व के सभी समुद्र या महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। कैप्टन कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई तथा साथ ही न्यूजीलैंड की द्वीपों का भी पता लगा। सर जॉन व सेवांटन केबाल्ट न्यूफाउंडलैंड द्वीपों की खोज की गई। भौगोलिक खोजों का कारण क्या था? तो चलिए अब एक एक करके हम इसके कारण जानते हैं। तो भौगोलिक खोजों का जो प्रथम कारण था वो धर्म युद्ध था। जैसे कि हमने बताया 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम को लेकर ईसाइयों व मुस्लिमों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद कुस्तुबनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया जो 1453 में किया, जो हमने अभी बताया आपको। यूरोपीय शासकों का योगदान। पुर्तगाल का शासक हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल, इन्होंने नौ परिवहन को बहुत ही सहायता प्रदान की। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार। यूरोपीय लोगों ने अरबों से कंपास, जिसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, की जानकारी प्राप्त की। दूरबीन की खोज की गए। पुर्तगाल द्वारा हल्के व तेज चलने वाले जहाज, जिसे बैरावल कहा जाता था, वह बनाए गए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि 5वां पॉइंट आपका होगा साहसिक कार्यों के प्रति रुचि। यूरोप वासियों में एक बात तो थी कि वह किसी भी कार्य से डरते नहीं थे और यही कारण रहा कि यूरोप वासियों ने ही दुनिया के लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। यूरोपीय लोगों को नई जगह बसने हेतु भूमि की रचना की गई क्योंकि उस समय यूरोप की जनसंख्या लगातार वृद्धि कर रही थी, तो उनके पास उतनी भूमि नहीं थी, इसलिए उन्होंने जगह जगह खोजने का निर्णय लिया। तो चलिए अब बात करते हैं नए भौगोलिक खोजों के परिणाम। इसके परिणाम क्या हुए? एक में व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नई जगह की खोज से व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब यह होता है कि आप किसी दूसरे जगह पर जाकर और वहाँ पर अपना आधिपत्य करें और उसे बाध्य करें कि वह आपसे ही व्यापार करें। समझे? तो ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस व्यापार यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। व्यापार के कारण यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तथा यूरोप विश्व में सबसे शक्तिशाली हो गया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं व्यापार के बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, जिसमें हुंडी, ऋण पत्र, व्यावसायिक शाखा इत्यादि का कहा गया। पहले व्यापार भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। पहले व्यापार जो था भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब व्यापार अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर
से प्रशांत महासागर तक होने लगा। तो अब बात करते हैं, अब यूरोप में इटली का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तथा इसकी जगह स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस का व्यापारिक में दबदबा हुआ। पहले जो था यूरोप में इटली जो था सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, परंतु अब उसे न होकर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिए, और हॉलैंड एवं फ्रांस जो आ गया। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देशों में व्यापारिक संगठन बनाकर अन्य देशों में व्यापार हेतु विशेषाधिकार सुविधाएं व एकाधिकार प्राप्त करने लगे। भारत में आने वाली प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत में कौन कौन सी कंपनियां। तो पहले आया पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया। डेनिश अर्थात डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आया। इसके बाद फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आया और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया। वाणिज्यवाद का विकास। इससे पूंजीपति के विचारों में परिवर्तन आया, या हम कह सकते हैं इससे पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ। जैसे पहले सोने के महत्व में वृद्धि होने के कारण यूरोपीय देशों ने अपने पास अधिक से अधिक सोने का संचय करना प्रारंभ कर दिया। उस समय ऐसा एक दौर आया कि सभी ने कहा कि अब सोना का महत्व अधिक हो गया है। इसके बाद ईसाई धर्म व यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। दास व्यापार का विकास हुआ। दास अर्थात बंधुआ मजदूर ही था वह भी, तो उसका व्यापार बढ़ा। यूरोपीय देशों के व्यापार में वृद्धि होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और इसके बाद एक टॉपिक और रहा आपका ये 6 नंबर नहीं